डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आइए इस वीडियो में हम महादेवी वर्मा द्वारा लिखित एक संस्मरण मेरे बचपन के दिन, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में दिया गया है, लास्ट चैप्टर है आपका, इसको पढ़ेंगे। इस पाठ का सारांश इस वीडियो में हम जानेंगे। बहुत ही शॉर्ट समरी रहेगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का सारांश शुरू करने से पहले हम पाठ की लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध रही हैं। ये एक कवित्री हैं, लेखिका हैं। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने काव्य में भी बहुत कुछ लिखा, गद्य साहित्य में भी इनका लेखन व्यापक रूप से रहा है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में सन 1907 में हुआ और इनका निधन 1987 में हुआ। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। मेरे बचपन के दिन में उन्होंने अपनी बचपन की यादों का सजीव चित्रण किया है। वे अपने बचपन की स्मृतियों को तरोताज़ा कर रही हैं इस पाठ के अंतर्गत। आइए पाठ का सारांश हम पढ़ेंगे आगे। लेखिका अपनी बचपन की बातों को याद करती हुई बताती हैं कि बचपन की यादों में बहुत आकर्षण होता है। कह रही हैं कि जब कई पीढ़ियों से कोई भी लड़की उनके घर में उत्पन्न नहीं हुई थी, होता ये था कि परिवार में पैदा होते ही लड़कियों को मार दिया जाता था। फिर उनके बाबा ने देवी दुर्गा की आराधना की, जिसके फलस्वरूप महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। इन्हें बहुत लाड प्यार से रखा गया। जो लड़कियों की स्थिति थी उस समय, उन स्थितियों से लेखिका लिख रही हैं कि उन्हें वैसी किसी भी स्थिति से गुजरना नहीं पड़ा, किसी भी परेशानियों से उन्हें गुजरना नहीं पड़ा। उनकी माता जबलपुर की थी, उन्हें हिंदी से बहुत लगाव था। वे हिंदी जानती थीं बहुत अच्छे से। उनके अलावा उनके परिवार में किसी को भी हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। उनके बाबा उर्दू फारसी जानते थे, पिता अंग्रेजी जानते थे, और उनकी माता जो कि जबलपुर से आई थी, उनका हिंदी से बहुत लगाव था। उन्होंने ही लेखिका को सबसे पहले पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। लेखिका की माँ जब गीता पढ़ा करती थी, तब वे महादेवी वर्मा उनके साथ में बैठ जाया करती थी और उनको भी गीता में और संस्कृत भाषा में विशेष रुचि उत्पन्न हो गई। उनके बाबा उन्हें एक विदुषी बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि उनकी पौत्री बहुत ज़्यादा समझदार, होशियार और बहुत विद्वान बने। चूँकि उनके बाबा उर्दू फारसी में रुचि रखते थे, तो उन्होंने कोशिश की कि लेखिका भी जो है वो उर्दू फारसी सीख जाएं। उन्होंने मौलवी साहब को लगाया उन्हें उर्दू फारसी सिखाने के लिए। लेकिन होता क्या था, जब मौलवी साहब आते थे तो लेखिका चारपाई के नीचे छुप जाती थी और हार कर मौलवी साहब लौट जाया करते थे। उसके बाद में एक पंडित जी को बुलाया गया घर पे कि उन्हें संस्कृत सिखाए। संस्कृत उन्होंने बहुत मन से सीखी। का एडमिशन एक मिशन स्कूल में कराया गया, जहां उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, उनका मन नहीं लगा और उन्होंने वहां जाने से मना कर दिया। उसके बाद में उनका एडमिशन क्रॉसवेट गर्ल्स कॉलेज में 5th क्लास में करवाया गया। वहां अनेकों धर्म की लड़कियां रहती थीं, ईसाई भी थीं, हिंदू भी लड़कियां रहती थीं, और सब एक ही साथ एक ही मेस में खाना खाती थीं। मेस में एकदम शुद्ध और सात्विक खाना मिलता था, जिसमें प्याज भी नहीं होता था। तो उनको वहाँ का माहौल और वहाँ का वातावरण लेखिका को बहुत अच्छा लगा। लेखिका को छात्रावास में जो रूम मिला था, जो कमरा एक मिला था, उसमें 4 लड़कियां साथ में रहती थीं। उसमें एक जो पहली उनकी साथी थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। वे भी लेखिका थी। वे खड़ी बोली में लिखती थी। उनको देखकर लेखिका भी खड़ी बोली में लिखने लगी। उसके पहले उनकी माँ, जो कि कविताओं की रचना करती थी, मीरा के पद गाती थी, जिससे उन्हें ब्रजभाषा
का ज्ञान हुआ और उन्होंने ब्रजभाषा में तुकबंदी करना शुरू किया। जब उन्होंने हॉस्टल में आकर रूम में अपनी रूममेट जो उनकी थी सुभद्रा कुमारी चौहान, उन्होंने उन्हें खड़ी बोली में लिखते हुए देखा तो उन्होंने खड़ी बोली में भी लिखना शुरू कर दिया। अब जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वे महादेवी वर्मा से सीनियर थी। महादेवी वर्मा 5th क्लास में पढ़ती थी और वो 7th क्लास में 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो अपने सीनियर सुभद्रा कुमारी चौहान से छिप कर लिखती थी। एक दिन उनकी लिखी कविता सुभद्रा कुमारी को मिल गई और पूरे हॉस्टल में उन्होंने उस कविता को दिखा दिया। उसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। दोनों साथ साथ रचनाएं करती थीं। स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छपने को देती थी अपनी कविताएं, स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छपने को दे देती थी। यहाँ लेखिका 1917 में आई थी। उसके बाद गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था। इसके बीच लेखिका उत्साहपूर्वक कविता पाठ करती रहीं और पुरस्कृत होती रहीं। एक दिन अपनी कविता के लिए लेखिका को एक चांदी का कटोरा, सुंदर कटोरा पुरस्कार में मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान उस कवि सम्मेलन में किसी कारण से नहीं जा सकी थी, तो उन्होंने हॉस्टल में आकर उन्हें वो कटोरा दिखाया। सुभद्रा कुमारी चौहान को बहुत खुशी हुई और वे उनसे कहने लगी इसमें खीर बनाकर मुझे खिलाना। अब इसी बीच आनंद भवन में बापू आ गए। बापू अर्थात महात्मा गांधी आ गए। तो जब लेखिका ने खुशी के मारे वो कटोरा गांधी जी को दिखाया तो गांधी जी ने कहा कि ये कटोरा तुम मुझे नहीं दोगी। तो गांधी जी ने इस प्रकार से जब कटोरा मांगा तो लेखिका ने मना नहीं किया और वो कटोरा उन्होंने गांधी जी को समर्पित कर दिया। जब उन्होंने सुभद्रा कुमारी को बताया तो सुभद्रा कुमारी को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि तुमने जो था अपना पुरस्कार स्वरूप मिला हुआ कटोरा वो गांधी जी को दे दिया। इसके कुछ समय बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जो थीं वे हॉस्टल छोड़कर चली गईं। फिर उनकी जगह पर एक मराठी छात्रा थी जेबुन्निसा, वो उस कमरे में रहने आ गई। जेबुन्निसा हिंदी बोलती थी लेकिन उसमें कुछ कुछ शब्द मराठी के रहते थे और उनका पहनावा भी मराठी था। उनका कहना था कि मैं मराठी हूँ तो मराठी ही बोलूँगी। उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी। जिस प्रांत से भी जो लड़की आती थी वही भाषा बोला करती थी। उस समय हिंदी उर्दू सब साथ साथ पढ़ते थे। सभी प्रार्थना में साथ खड़े होते थे। सभी लोग साथ साथ प्रार्थना करते थे। लेखिका बचपन में जहाँ रहती थी वहाँ जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी तो जा चुकी थी। बेगम साहिबा को कभी सभी लोग जो लड़कियाँ थीं वो सभी ताई कहा करती थीं। लेखिका और उनकी जो दूसरी सहेलियां थीं सबके जन्मदिन ताई के घर पर ही मनाए जाते थे, अर्थात बेगम साहिबा के घर ही मनाए जाते थे। वे अपने बेटे को लेखिका से राखी बंधवाती थी। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरी रस्म से और खुशी के साथ मनाती थी। मुहर्रम में दोनों के कपड़े साथ साथ बनते थे। लेखिका के छोटे भाई का नाम मनमोहन था जो कि बेगम साहिबा ने ही रखा था। प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी और गोरख यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। कि लेखिका के भाई का वही नाम चलता रहा जो बेगम साहिबा ने दिया था। उन्हें उनके घर हिंदी और उर्दू दोनों ही भाषाएं बोली जाती थी। उस समय के वातावरण में हिंदू मुस्लिम अत्यंत निकट थे। लेखिका बताती हैं कि ये सब चीज़ें आज सपने जैसी हो गई हैं। आज पिछला समय सब खो गया है, पिछली बातें ख़त्म हो गई हैं। पुराना समय है वो आज वापस आ जाए तो भारत की कथा कुछ और ही हो जाएगी, और अगर पुराना समय आज तक चल रहा होता तो ये कथा कुछ और ही होती। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया और ये सारांश भी फिनिश हो गया। आशा करती हूँ आप सबको ये सारांश अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।